पिता की तलाश में वर्षा बेचैन हो गई। अगर पिता खो जाए तो उसका क्या होगा? माँ के बाद वही तो बचे थे। आज सुनते हैं पिता उसे मिले या नहीं। तीसरे दिन दोपहर को जब वर्षा मैनाक के साथ एक रूमानी दृश्य शूट कर रही थी और वर्षा का ड्राइवर बाहर खड़ी टोयोटा के कांच चमका रहा था तो शर्मा जी बोरीबंदर स्टेशन पे उतरे। गाड़ी लेट थी। लगभग 36 घंटे के सफर के बाद बूढ़ी हड्डियां क्लांत हो गई थी। इस पर ज्वर भी था। एक हाथ में टीन का बदरंग पुराना बक्सा था, दूसरे में रस्सी से बंधा बिस्तर। द्वार की ओर बढ़ते हुए शर्मा जी एकाएक ठिठक गए। सैलाब के रंगीन पोस्टर से सिलबिल का मुस्कुराता मुखड़ा उनकी ओर देख रहा था। बाहर निकलकर शर्मा जी स्तब्ध रह गए। भीड़ की ऐसी यंत्रणामयी सघनता से चक्कर सा आने लगा। यूं महसूस हुआ जैसे दम घुटने लगा हो। अब क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आया। किशोर ने हिदायत दी थी अगर आप अपने आने की सूचना न दे पाए तो स्टेशन पहुंचकर जिज्जी को फोन कर दे। जिज्जी तो स्टूडियो में ही होंगी पर झिल्ली कार लेके आ जाएगी। शर्मा जी फिर भीतर आ गए। कई स्थानीय फोन लगे थे। एक के निकट जाकर उन्होंने सूक्ष्म परीक्षण किया, इस्तेमाल के निर्देश पढ़े। यहाँ वहां देखकर चौकन्ने भाव से रिसीवर उठाकर कानूस में लगाया पर सनसना देने वाले डायल टोन को सुनते ही हिम्मत जवाब दे गई। दहकते अंगारे की तरह उसे वापस रख दिया। जिंदगी में कभी उन्होंने फोन पे बात नहीं की थी। तथ्य था कि सिलबिल का 7 अंकों का नंबर उन्हें हनुमान चालीसा के समान कंठस्थ था। शर्मा जी फिर बाहर आ गए। टैक्सियों की कतार के पास सिपाही खड़ा था। शर्मा जी ने हिचकते हुए उनके पास जाकर वर्सोवा का नाम लिया। उन्हें विश्वास था अपने प्रदेश की पुलिस की तरह सिपाही पहले घुड़केगा फिर बात करेगा, पर उसने बल मन साहत से एक टैक्सी वाले से पूछकर बता दिया कि वर्सोवा तक जाने में लगभग 100 रुपये लग जाएंगे। एक ही शहर में इतनी दुनिया शर्मा जी के भूगोल से परे थी। 100 रुपये के रेल टिकट से तो वह इतनी लंबी यात्रा करके आए थे। सिपाही के निर्देश पर फिर स्टेशन की ओर मुड़े और स्थानीय गाड़ियों वाले हिस्से में प्रविष्ट हुए। चाय के स्टॉल वाले ने उन्हें अगले मोर्चे की रूपरेखा बता दी। आधे घंटे तक अपनी कतार में सरकने के बाद उन्होंने अंधेरी का टिकट लिया। फिर मध्य रेलवे की बांद्रा जाने वाली लोकल में सहमे से बैठ गए। एक के बाद एक दो सहयात्रियों से आश्वासन ले लिया कि वे सही गाड़ी में ही हैं। फिर बांद्रा आने पर लंबा पुल पार करते हुए 1-2 बार भटके और एक सज्जन की सहायता से पश्चिमी रेलवे के एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऐसी जगह खड़े कर दिए गए जहां दूसरे दर्जे का डब्बा रुकता था। एक के बाद एक 3 गाड़ियों में बदहवास से उन्हें घुसने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। आखिर एक नौजवान की मदद से चौथी गाड़ी में इस मुहिम पर सफलता मिली। फिर एक और नौजवान बिस्तर न उठाता तो अंधेरी में पर उतरने के बजाय शर्मा जी का बोरीवली पहुंचना अनिवार्य था। वीटी पर उतरने के लगभग 3 घंटे बाद जब शर्मा जी सिल्वर सेंट के दरवाजे पे पहुंचे तो बिल्डिंग की भव्यता से आतंकित हो गए। ओ बुढ़ा कहाँ घुसता है? वर्दीधारी चौकीदार ने रपटकर पूछा। शर्मा जी ने बुदबुदाकर सिलबिल का औपचारिक नाम लिया। मेम साहब बाहर हैं। तभी पीछे से आती वर्षा की टोयोटा ने हॉर्न दिया। एक्सक्यूज मी सर, सफेद वर्दी और कैप वाले ड्राइवर ने पूछा। आप कहीं मैडम के फादर तो नहीं? दद्दा ऐसे करना चाहिए। वर्षा ने पहली बार पिता को कटघरे में किया। एक पोस्ट कार्ड तो डाल सकते थे। सब लोग कितने चिंतित हुए। पिता दूसरे बेडरूम में लिटा दिए गए थे। नर्म कंबल ओढ़े थे। वह ऐसे बालक की तरह मुस्कुराया जिसकी शरारत पकड़ ली गई हो। जिल्ली का संदेश पाकर जब वर्षा काम छोड़कर भागती हुई आई तो डॉक्टर कन्नी पिता का मुआयना कर रहे थे। झिल्ली की समझदारी वर्षा ने स्वीकार कर ली। चिंता की कोई बात नहीं, कमजोरी में भीग जाने से बुखार हो गया है, कुछ दिन आराम करने दीजिए, ठीक हो जाएंगे। झिल्ली ने प्रिस्क्रिप्शन लेकर ड्राइवर को दे दिया। गर्म चीज़ें पिलवाइए, वेजिटेबल टोमेटो सूप दिन में 3-4 बार लीजिए। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया। मैं कल सुबह आऊँगा। पिताजी आगे आप भारत भ्रमण पर निकले तो कृपया किसी को साथ ले ले। नारी केंद्र मुस्कुराया। दद्दा तुम कहाँ चले गए थे? झिल्ली ने ओवरटीन मिले दूध का गिलास बढ़ाते हुए पूछा। पिता महसूस कर रहे थे कि सिल्वर सेंड में परिवार के लोगों से संबंध की प्रकृति किंचित बदल गई है। भव्यता की उनकी जो शाहजहांपुरी अवधारणा थी, सिलबिल का निवास उससे भी परे निकला। अच्छा, यहाँ हर कमरे में गलीचे बिछे हुए हैं। झिल्ली उनसे लेट जाने का अनुरोध कर रही थी और वह उल्लास भरे कौतुक से फ्लैट का निरीक्षण कर रहे थे। कुकिंग रेंज, हॉट केस, ऑटोमेटिक टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 6 लांग फ्लेइंग अपने आप संभालने वाली टर्न टेबल, बड़े स्पीकर, टीवी, वीसीआर, एयर कंडीशनर। उन्हें सबकी पड़ताल की। उजली वर्दी में जिस ड्राइवर को देखकर वह सकपकाए थे वह वस्तुतः वर्षा का मुलाजिम निकला। वर्षा की कार बाहर से ही देखकर वह चमत्कृत हुए। यहाँ प्रथम दर्शन में महानगर की मैथिली बनी झिल्ली उन्हें अंशतः परिचित लगी थी। चौकीदार द्वारा पिता के आने की खबर पाते ही झिल्ली बदहवास से दौड़ती हुई बाहर आई। हेमलता को जरूर उतना समय मिल गया था कि वह डंगरी जुटाकर साड़ी बांध ले। जिज्जी, दद्दा ने मुझे जेब्रा पैंट पहने देख लिया। मुझे बदलने का ध्यान ही नहीं रहा। उसने बाद में सफाई दी। कुछ बोले तो कहना जिज्जी ने ये कपड़े ले दिए थे। वर्षा ने कामसूत्र अपने वार्डरूम में छिपाते हुए सांत्वना दी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र झिल्ली के नए पहनावों को देख लेते थे। बताऊं, ऐसे विनोदी ढंग से नई पीढ़ी को वह पहली बार संबोधित कर रहे थे। जैसे अश्वमेघ यज्ञ के समय रघु का अश्व पहली बार राज्य से बाहर निकला, वैसे ही मैंने भी पहली बार उत्तर प्रदेश से बाहर पांव रखा। दक्षिण के पांड्या राजाओं ने ताम्रपर्णी और
संगम से बटोरे मोती रघु को ऐसे सौंप दिए थे मानो अपना बटोरा हुआ यश ही उन्हें दे डाला हो। मैंने भी सोचा थोड़ा सा पुण्य बटोर लूं, सो मत बहाते गजराज के समान बराया सा घूमता रहा। तंजौर, महाबलीपुरम, मदुरै, रामेश्वरम में एक सिद्ध ज्योतिषी को मैंने तुम्हारी और सिलबिल की जन्म कुंडली दिखाई। सिलबिल के लिए उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर लगन का योग है, पर तुम्हारे ग्रहों में राहु प्रबल निकला। उन्होंने कहा आप तिरुपति जाकर निवारण की प्रार्थना कीजिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले यहाँ आना चाहिए था। वर्षा बोली, मैं तुम्हें थोड़े आराम से भिजवाती। हेमलता और झिल्ली भी साथ जाकर दर्शन कर लेती। मुझे झिल्ली की बहुत चिंता है सिलबिल। पिता अपनी धुन में कहते गए, तुम मनमानी करती हो पर आत्मनिर्भर हो झिल्ली, किसी नौकरी के भी योग्य नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, किशोर का काम नया है और महादेव के सिर पे अपनी ही गृहस्थी का बोझ है। वर्षा ने पल भर पिता के दुर्बल चेहरे की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो दद्दा, मुरली वाले की कृपा से सब ठीक हो रहा है। शर्मा जी के समझ में नहीं आया कि झिल्ली क्यों अचानक बाहर गई। कुरुबुक के साथ दद्दा की पहले नाटकीय समीक्षा पहले दिन अपराह्न को संपन्न हुई। अरे, वो लिविंग रूम में आते ही हिचकिचाकर खड़े रह गए। झिल्ली की गोद में बैठे कुरुबुक नवागंतुक को देखते ही उछली और ठीक सामने स्थापित होकर उनका निरीक्षण करने लगी। अगर पिता एक मीठा बोल ही बोल देते तो कुरुबुक संतुष्ट हो जाती, पर वे तो घुघियाई हुई आंखों से उसे देख रहे थे। कुरुबुक की धवल उष्मा वैसे ही काली पड़ गई थी जैसे इंद्रनील मणि डाल देने पर दूध का रंग काला पड़ जाता है। उसने एक के बाद एक 3 मौकों में अपनी पारदर्शी प्रतिक्रिया प्रकट की। घर में स्वान, पिता जुगुप्सा से बोले। झिल्ली ने लपककर कुरुबुक को गोद में छिपा लिया और स्थिति के गंभीरता के मुताबिक उसे डांटा, कुरुबुक चुप करोगे या नहीं? वेद पाठी ब्राह्मण के घर में स्वान का निवास शास्त्रों में वर्जित है, पिता ने घोषणा की। वर्षा ने हिम्मत करके तर्क दिया, यह पशु बहुत स्वामी भक्त होते हैं दद्दा। युधिष्ठिर भी अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए थे। वह द्वापर युग था, तब का पशु भी कलयुग के महामानव से श्रेष्ठ होता था। यह लैप डॉग है दद्दा। झिल्ली ने अपने नगरीय व्यक्तित्व की झलक दिखाई। चुपचाप गोद में बैठा रहता है। अच्छा, तो क्या मुंबई में हेड डॉग भी होते हैं? महानगर में अपने क्षितिज का नया नया विस्तार करने वाली बेचारी झिल्ली को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। और इसका नाम क्या रखा है? क्या यह पुल्लिंग है? झिल्ली ने इनकार में सिर हिलाया। यह एक और अनाचार है। ईश्वर ने प्राणी को जैसी रचना की है उसको झुठलाते अपनी इच्छा आरोपित करने की यह अनाधिकार और आपत्तिजनक हरकत है। पिता ने स्थिर दृष्टि से नारी केंद्र को देखा तथा कथित सौंदर्य बोधीय नामों के पीछे सिलबिल की ही प्रतिबिंब ही देखी गई है। यह तुम्हारी ही मौलिक सूझबूझ होगी। वर्षा ने सिर जरा सा हिलाया। सिलबिल, तुम्हें क्या हो गया है? पिता स्तब्ध रह गए। कवि कुल गुरु के प्रिय पुष्प को तुमने स्वान के साथ जोड़ दिया। काव्य शास्त्र में औचित्य नाम का अलंकार भी होता है। झिल्ली ने गहरी नजर से वर्षा को देखा। इसका अभिप्राय था, यह मुद्दा मेरे ज्ञान क्षेत्र से बाहर है, तुम ही इसका करारा जवाब दे सकती हो। यह नाम मुझे बहुत पसंद है, वर्षा धीमे स्वर में बोली। फिर इसका रेखाचित्र देखा तो और भी मोहित हो गई। पिता कुछ और सख्त कहने जा रहे थे पर सिलबिल का कातर भाव देखकर रुक गए। फिर साथ ही उन्हें एक बुनियादी बात याद आई, यह तो मांसाहारी होगी। अब यह मत कहना कि मैं इसे मौलिसरी और कदम की पत्तियां खिलाती हूँ। वर्षा नीचे देखने लगी। सिलबिल, इस बार पिता का स्वर भर्रा गया। मैं अब तक इस ग्लानि से दग्ध हो रहा हूँ कि कुंवारी बेटी के घर में आया हूँ। क्या तुम यह अपेक्षा रखती हो कि सरयू प्राणी ब्राह्मण उसी रसोई में खाएगा जिसमें कुत्ते के लिए मांस पकता है? वर्षा नीचे देखने लगी। सिलबिल, इस बार पिता का स्वर भर्रा गया। मैं अब तक इस ग्लानि से दग्ध हो रहा हूँ कि कुंवारी बेटी के घर में आया हूँ। क्या तुम यह अपेक्षा रखती हो कि सरयू प्राणी ब्राह्मण उसी रसोई में खाएगा जिसमें कुत्ते के लिए मांस पकता है? क्षमा कर दो दद्दा, वर्षा ने खड़े हुए अपराध भाव से कहा। आज के बाद तो तुम इसे घर के भीतर नहीं देखोगे। कुरुबुक को बाहों में लिए वर्षा बाहर आ गई। पीछे पीछे विक्षुब्ध झिल्ली थी जिसने अपना रोष प्रकट करने के लिए दरवाजे के लैंच को अतिरिक्त धड़ाक से बंद कर दिया। वर्षा के अभी तक कन्या रत्न पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसे कन्यादान का अनुभव नहीं था, पर इस समय उसके भीतर जैसी सहनाइयां बज रही थी उसकी गहनता बेटी की विदाई से कम नहीं थी। चिकित्सा शास्त्र में एक स्पर्श थेरेपी भी बताई गई है। यह तो पता नहीं कि कुरुबुक को इसका ज्ञान था, पर 4 पांवों पर भावना होने के नाते अपनी स्वामिनी की बाहों में बंधे बंधे उसने वर्षा समेत नारी केंद्र के आलोड़न का अनुभव जरूर कर लिया था। फिर कुछ क्षण पहले माथे पर चंदन का टीका लगाए अनजान व्यक्ति के कारण उसने जैसे डर का अनुभव किया था, उसे याद करके वह बहुत विचलित हो गई थी। वर्षा के गले में उसने वैसे ही मुंह टिका रखा था जैसे धनुष बांध चढ़ाया दुष्यंत को देखकर हिरणी आश्रम की तापसी की बाहों में सिमट गई थी। झिल्ली वर्षा और कुरुबुक को बाहों में भरते हुए रुआंसी हो गई। कुरुबुक को मत निकालो जिज्जी, और उसकी आंखों में 2 आंसू बहने लगे। पगली रोती क्यों है? वर्षा ने कहा और उसकी आंखें भी भर आई। मौन के कुल पल सघन और लंबे थे। समाचार पत्रों में वर्षा कब सह अस्तित्व शब्द पढ़ती आ रही थी, पर आज उसे पहली बार इसका नुकीला गूढ़ अर्थ समझ में आया। अब मैं क्या करूं? वर्षा ने जैसे 10 दिशाओं से पूछा। दरवाजा खुला और उसे आहिस्ता से बंद करते हुए झुमकी निकली। उसकी आंखें सूखी थी पर उसमें भी बेटी की विदाई का संकट थरथरा रहा था। दीदी, झुमकी ने नीचे की ओर संकेत किया। मिसेस डिसूजा। वर्षा ने झुमकी को ऐसा देखा जैसे कुरुक्षेत्र में अक्षौहिणी सेना के सामने कंधे पे गांडीव टांगे किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को मार्ग निर्देश मिल गया हो। वर्षा के नेतृत्व में झिल्ली और झुमकी 9वीं मंजिल की सीढ़ियां उतरने लगी। दद्दा इज टू मच, झिल्ली भड़क उठी। ही इज सो ऑर्थोडॉक्स।
दिस इज नॉट शाहजहांपुर। गुस्सा तो वर्षा को भी था पर कुछ बोली नहीं। मिसेज डिसूजा के कितने आमंत्रणों के बावजूद वर्षा अभी तक उनके यहाँ नहीं जा पाई थी। आज स्टार के पूरे परिवार को साथ देकर, स्टार सहित पूरे परिवार को विचलित देखकर वह स्तंभित रह गई। मिसेज डिसूजा, वर्षा ने बेगी मुस्कान से कहा, आई हैव कम टू यू विद अ ग्रेट प्रॉब्लम। जैसे विदूषक मंतव्य का आखेट के लिए वन में पड़े रहने का कष्ट दुष्यंत की आंखों में अचानक शकुंतला के बस जाने से राजधानी वापस लौटने के निर्णय को टाल जाने के कारण जले हुए गाल पे फोड़ा निकल आने के समान दोगुना हो गया था। कुछ वैसी ही अनुभूति उसी शाम वर्षा को हुई जब उसने सुदूर नरीमन पॉइंट के हाइजन रहीजा चैम्बर्स के 18वें फ्लोर पर स्थित मल्टीनेशनल जेनेथ इंडिया के दफ्तर में 2 टैक्स के बीच बिमल के साथ गप्पे लड़ाते हुए एकाएक झिल्ली को एंट्री लेते हुए देखा। बिमल की सेक्रेटरी की भूमिका में वह स्कर्ट ब्लाउज में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और 3 फोनों से युक्त शीशे के टॉप वाली मेज के सामने रिवॉल्विंग कुर्सी को तिरछा करके पर्सनल कंप्यूटर की कुंजियां दबा रही थी। वर्षा की खिलखिलाहट बीच में ही कट गई। झिल्ली क्या सताने की है जो अब जिज्जी की रिपोर्ट कार्ड दिखाने आई हो? विमल हंसते हुए उठ गया। दद्दा ने मुझसे झुमकी की जाति पूछी है। झिल्ली ने आशंका से सूचना दी। दोनों की निगाह मिली। जब मैंने उन्हें दवा की गोली दी तो झुमकी बेचारी पानी लेकर आ गई। कई लोग थे इसलिए उन्होंने गिलास तो ले लिया। दोपहर को झुमकी ने उन्हें चाय दी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा प्याला वैसे ही अनपिया रखा है। तब भाभी अपने हाथ से चाय बनाकर उन्हें दे आई। झुमकी दीदी बेचारी रुआसी हो गई। झिल्ली के चेहरे पे रोष छा गया। जिज्जी, दद्दा इज द लिमिट। अब कुरुबुक की तरह झुमकी को भी देश निकाला देना पड़ेगा। वर्षा ने गहरी सांस ली, फिर मन ही मन अपनी भर्त्सना की। लंबे समय तक महानगरों में रहने और आषाढ़ के पहले मेघ के समान लिबरल कला क्षेत्रों में घुपड़ने के बाद ऐसी बुनियादी बातें भूलने लगी है। चिल्ली, यहाँ से पांडे को फ़ोन करो, कहना थोड़े से गंगा जल का प्रबंध कर दे। फिर दद्दा के सामने अपनी पापी रसोई शुद्ध कर लो। थोड़े से बर्तन दद्दा के लिए अलग निकालो। उनका खाना दोनों जून तुम और हेमलता बनाना। सुबह शाम जब मुझे समय मिलेगा मैं हाथ बटाऊंगी। यह काम हेमलता पे मत छोड़ना। अपनी दुलारी भाभी को कहीं बुरा न लग जाए। दद्दा के लिए सब्जी और दाल चावल धोने का काम भी झुमकी से मत करवाना। मैं रात को जब लौटूंगी तो झुमकी को मना लूंगी। हाँ, फ्रिज से अंडे और डीप फ्रीजर से मटन चिकन निकालकर चौकीदार को दे देना। हम लोग भी अब लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। दद्दा को महक आ जाती है। तुम्हें रोज सुबह 2 उबले अंडे खाने को डॉक्टर कन्नू ने कहा है, झिल्ली ने प्रतिवाद किया। झिल्ली, 16 साल हमने अखाद्य नहीं खाया तो क्या दुबले हो गए? वर्षा ने अपना स्वर धीमा किया। कोचिंग क्लास से निकलकर मैं रोज फास्ट फूड ज्वाइंट में जाऊंगी और मटन हैमबर्गर खाऊंगी। झिल्ली ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। वे मुझे रोक लेंगे? वाई कांट ही अलाउ अस अवर फ्रीडम? घर में विरोधी विचारधारा के साथ यह सअस्तित्व युवा जोड़ी के लिए हमेशा चुनौती रहती है। अनुभव तपे राजनीति के समान वर्षा बोली, तुम जाते ही लिकर कैबिनेट में बोतलें पीछे छिपा दो, आगे क्रॉकरी लगा दो, ताला लगाकर चाबी झुमकी को दे दो। जब तक दद्दा है 101 सिल्वर सेंट गुजरात बना रहेगा। मूल्यों की टकराहट झिल्ली के लिए तीखी थी। उसने मुस्कान नहीं दी। दद्दा सोकर उठे तो पूछना, अपने ठाकुर जी किस कमरे में कौन सी दिशा में प्रतिष्ठित करेंगे? उत्तर की ओर करते हैं या शाहजहांपुर में? तो मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जनाडू डिस्को में साइकेलैडिक्स लाइट्स कौन सी दिशा में प्रतिष्ठित है। झिल्ली ने मुंह फुलाए हुए बात काट दी। झिल्ली, तू कैसी ब्राह्मण कन्या है? वर्षा ने आतंक दिखाया। मुझे पता है दद्दा कहेंगे वीसीआर हटाकर मेरे ठाकुर जी प्रतिष्ठित कर दो। तो बुरा क्या है? वर्षा मुस्कुराई। मैडोना की पॉप सॉन्ग कैसेट से तुम्हारे भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों का संचार होने लगा है। सुबह शाम जय जगदीश हरे गाओगी तो जय जगदीश हरे गाएगा मेरा ठेंगा। मैं सुबह शाम हॉट पैंट्स पहनकर ठाकुर जी के सामने एरोबिक्स करूंगी। लॉर्ड राम तुम्हें साफ दे देंगे। अहिल्या की तरह पत्थर बन जाओ। ये पत्थर चौल सुल्तानगंज के नियमों से सख्त नहीं होगा। अब तुम्हें चौल सुल्तानगंज के नियमों की क्या चिंता है? वर्षा ने मुस्कान के साथ उसका कान पकड़कर हिला दिया। तुम्हें तो छुटकारा मिल ही गया है। पिताजी बधाई। विमल ने शर्मा जी के आगे हाथ जोड़े। सारा परिवार पिता, महादेव, मोहिनी भाभी, जिज्जी, जीजाजी, किशोर जैसे मंत्रविद देख रहे थे। मैनाक भी अपनी पत्नी के साथ आए थे। सिल्वर सेंट के प्रांगण में ही समियाना लग गया था। पांडे, किशोर, निर्जा और एंड्री ने सारी व्यवस्था संभाल ली थी। एक आध बार हर्ष की भी झलक मिली। शादी के बाद बात करूंगी, वर्षा ने सोचा। ब्राइड के साथ मेरी फोटो खींचो, नमिता ठुनकी। तेरी फोटो खींचेंगे जब वर्षा ब्राइड बनेगी, शोभा भाभी बोली। थोड़ी देर पहले सप्तपदी हो चुकी थी। अबर वधू बधाइयां ले रहे थे। वर्षा ने हल्की मुस्कान से झिल्ली को देखा। निर्जा सौरी के ब्यूटी पार्लर से उसकी दुल्हनिया प्रसाधन करवाकर लाई थी। कोई मानेगा कि चौवन सुल्तानगंज में लाओ, भर भर चमेली के फूल सजाओ, मेरी मामूलिया गाने वाली यही झिल्ली है? जीजाजी ने टिप्पणी की थी। वर्षा की इच्छा थी कि अभी झिल्ली की सिर्फ सगाई कर दी जाए। ब्याह लगभग 3 साल बाद हो। अभी इसकी उम्र ही क्या है? वर्षा के साथ सिर्फ मुरारी सहमत थे। पिता गोपाल मिश्र, नैन और खुद झिल्ली की धारणा थी कि ब्याह तत्काल हो जाना चाहिए। पिता आवेश में आकर रघुवंश का उद्धरण करने लगे। राजा दशरथ के समान अब मेरी दशा प्रातःकाल के उस दीपक जैसी हो गई है जिसका तेल चुक गया हो और अब बस बुझने ही वाला हो। जब संसार में अपनी स्थिति को लेकर उनका ऐसा दृष्टिकोण था तो गोपाल मिश्र की बेसब्री तो और भी जायज थी।
मेरी सांस चलते घर में बहू आ जाए, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है, गोपाल मिश्र ने कहा था। ऐसे मौकतब्य के सामने वर्षा ने हथियार डाल दिए। मिश्र परिवार की दूसरी मांगों के पीछे वर के पिता और दद्दा दोनों दृढ़ थे। वर्षा जी, ब्याह बिल्कुल सादा होगा, हमें सिर्फ पहने हुए कपड़े में बहू चाहिए। वर्षा ने नीरजा के साथ बैठकर शादी का जो बजट बनाया था वह बेकार गया। अच्छा ही हुआ वर्षा, तुम सस्ते में निपट गई, नीरजा ने टिप्पणी की। हफ्ते पहने से परिवार के लोग आने लगे। गायत्री के ब्याह पर भी चवन सुल्तानगंज में खुशी की हिलोर थी, पर उसमें छुटकारे की भावना प्रधान थी। उस विवाह की प्रकृति ऐसी थी जैसे लंबे दुरूह पथ पर चलते हुए कुछ दुर्बल यात्रियों ने अपने ऐसे सहयात्री से मुक्ति पा ली हो जो अपंग थे, पर झिल्ली की शादी भीतर से फूटने वाले हालात का कारण बनी। वर्षा ने लक्ष्य किया, घर के लोगों के चेहरे पर ऐसी विशुद्ध उमंग उसने कभी नहीं देखी थी। छोटी जिज्जी की वजह से यह दिन देखना नसीब हुआ है। मिश्र परिवार के वैभवशाली बंगले से लौटकर किशोर ने घर के सब लोगों के सामने घोषणा की, स्टार का ग्लैमर है। जीजाजी वर्षा की ओर देखते हुए मुस्कुराए। शर्मा जी चवन सुल्तानगंज के विकास के 2 चल चरित्रों के योगदान पर चकित थे। अगर मदर इंडिया के कारण संपन्न हुए गायत्री परिवार को नवजीवन मिला था, तो जलती जमीन के कारण झिल्ली पारिवारिक ग्राफ में सबसे ऊपर चली गई थी। झिल्ली, तुम दिन भर करोगी क्या? जीजाजी ने चुटकी, तुम्हारे बंगले में 5 कारें और 11 नौकर है। झिल्ली रानी दिन भर मिठाई खाएगी, मोहिनी भाभी बोली। और अगर सास ने सुबह 4 बजे जगाकर बोला, बहू दर्जन पर गायों को दूध दो, तो जीजाजी ने आतंक का अभिनय किया। दूध दोहने के लिए नौकर है। झिल्ली ने आंखें नचाई। आई एम एन मॉडर्न गर्ल, आई विल स्टैंड द ऑफिस एंड लुक आफ्टर द फैमिलीज बिजनेस। वर्षा बेटी, अब हम विदा लें? गोपाल मिश्र बोले, बहुत सवेरे इन दोनों की फ्लाइट है। वर वधू गोवा जा रहे थे। फोर्ट अगुवाई बीच में हनीमून स्वीट बुक हुआ था। झिल्ली फूलों से सजी मिश्र परिवार की मर्सिडीज गेट पे खड़ी थी। झिल्ली का विवाह पहला पारिवारिक प्रकरण था जिसमें वर्षा का पूरा तादात्म्य रहा। बाद में उसने अपना विश्लेषण करने का यत्न किया। विदाई पर बहन और अदम्य आवेग का कारण क्या था? वह हमेशा परिवार से कटी छटी रही थी, अकेली और असमर्थ थी। इस क्षमतावान मोड़ पर उसने एक पारिवारिक मोर्चा अनजाने ही बड़े प्रभावशाली ढंग से संभाल लिया था, जिस दौरान एक और झिल्ली के साथ नई आत्मीयता विकसित हुई थी, दूसरी ओर परिवार उसके सम्मुख कृत्य हो गया था। चवन सुल्तानगंज के साथ कटाव की यह मनोरम क्षतिपूर्ति थी। वर्षा बेटी, तुम तो इतनी समझदार हो। गोपाल मिश्र ने वर्षा का कंधा थपथपाया। आंसू पोंछती हुई वर्षा अलग हुई। किशोर झिल्ली को संभाले आगे बढ़ा। बारात की विदा के साथ पिता की आंखों में 2 आंसू आ गए। सिलबिल, तुमने झिल्ली को उबार लिया, उन्होंने रूंधे स्वर में कहा। जैसे विश्वजीत यज्ञ के बाद रघु को 4 लोगों का पुण्य मिला था, वैसे ही तुम्हें मिले बेटी। वर्षा मुस्कुराई। स्टार वाली मुस्कान से काम नहीं चलेगा। जीजाजी बोले, अब जवाब देना पड़ेगा। कला साधना बहुत हो गई, अब घर कब बसाना है? अभी अभी VCR पर सबने चंद्र ग्रहण देखी थी। वर्षा के प्रभा मंडल का साक्षी बना पूरा परिवार उपस्थित था। अपनी सिलबिल के जीवन शैली कैसी अनूठी हो गई है, इस बात पर पूरा का पूरा परिवार स्तब्ध विस्मय था। नौकर झुमकी और ड्राइवर की स्थिति तो ठीक थी, पर प्राइवेट सेक्रेटरी और निजी हेयर ड्रेसर की अवधारणा समझने में परिवार को कुछ समय लगा। फोन की घंटी कितनी बजती थी? वर्षा ज्यादातर बाथरूम में ही होती थी। लोगों को द्वारा भेजे गए 3-4 गुलदस्ते ड्राइंग रूम के कोने में रखे ही रहते थे। एक बात से सभी सहमत थे, वर्षा बहुत मेहनत करती है। जिज्जी बेचारी सोने को तरस जाती है। हेमलता ने कहा, पिछले दिन पूरा परिवार फिल्मालय के सेट पर शूटिंग देखने भी गया था। जैसे ही आप आज्ञा दे, वर्षा बोली। जियाजी के साथ जिज्जी और मोहिनी भाभी भी हंसी। अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दो। महादेव भाई बोले, हाँ देखो तो कैसे मुंह निकल आया है। भाभी ने सहमति दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री सहाय ने अपना वचन निभाया। 3 हफ्ते में भाई के पास हरदोई में तबादले के साथ पदोन्नति का आदेश आ गया था। क्वार्टर मिल गया था, यहाँ से सीधे ज्वाइन करने जा रहे थे। सिलबिल रानी, हमारी थोड़ी मदद करोगी? 2 दिन पहले भाभी ने अकेले में कहा। आगे तफसील दी। तुम्हारे भैया ने इटावा में एक पुराना मकान देखा है, कुछ पैसा उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड से मिल जाएगा। कुछ भाभी के पिता उधार देंगे, वह लगभग 25,000 दे सकेंगे। वर्षा ने हामी भर दी। यह तुम्हारा कर्ज होगा, भाभी ने पुलकित होकर कहा। धीरे धीरे चुका देंगे। कैसी बात करती हो भाभी? वर्षा मुस्कुराई। यह छोटे पर मेरी न्यौछावर है। हम अपने मित्र और प्रेमी बदल सकते हैं, पर रक्त संबंधी नहीं। वर्षा ने सोचा। खाना खाने का समय कहाँ है सिलबिल के पास? पिता बोले, मुंह अंधेरे निकलती है, आधी रात को लौटती है। पिता एकाएक सिलबिल के प्रति ममत्व से भर उठे। हेलो। फोन की घंटी बजी तो हेमलता ने रिसीवर उठाया। 1 मिनट, फिर व्यवस्था से कहा। कोई इंग्लिश में बोल रहा है। यस। झुमकी रसोई से भागती हुई आ गई। राइट नाउ शी इज बिजी, प्लीज कॉल टुमारो। झिल्ली चली गई। अब मुझे टेलीफोन ऑपरेटर ढूंढना होगा, वर्षा बोली। झुमकी बेचारी क्या क्या करे। कोई कुछ नहीं बोला। नौकरानी होते हुए भी घर में झुमकी की स्थिति विशिष्ट थी। हेमलता और झिल्ली उसे झुमकी दीदी द्वारा संबोधित करती थी। शेष परिवार के लिए यह कौतुक का विषय था और मोहिनी भाभी के लिए भौहें सिकोड़ने का। आज के दिन अम्मा होती। गायत्री ने ठंडी सांस। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। ब्याह के समय वर्षा के मन में भी यही बात आई थी। माँ का चेहरा आंखों के आगे आ गया था, अपने साथ चलने वाले शीत युद्ध की एक मुद्रा में। सिलबिल फिर हर्षवर्धन दिखाई नहीं दिए। जीजाजी ने पूछा, आप अपने फिल्म में उलझे हैं? ब्याह के गहमा-गहमी में हर्ष के साथ बस आमना सामना होता था। वितरक की ओर से कुछ मुश्किलें हो रही थी, उसे इतना ही कहा था। वर्षा ने एंड्री से पूछा, वह बोली, शादी के बाद बात करेंगे। जिज्जी का ब्याह शाहजहांपुर से होगा, सहसा किशोर ने घोषणा की, और कन्यादान मैं करूंगा। पिछले दिन वर्षा अपने कमरे में कारपेट पर बैठी हेमलता को एक बुनाई सिखा रही थी।
जब किशोर दरवाजे पे आ खड़ा हुआ था। हेमा, मुझे जीजी से बात करनी है, तुम 10 मिनट फ़ोन संभाल लोगी? अच्छा। हेमलता तत्परता से बाहर चली गई। एक पल को वर्षा सह भी। क्या आज किशोर भी उसे कटखड़े में खड़ा करेगा? जीजी, अगर मैंने भगवान से कुछ भी मांगा है तो तुम्हारी खुशी। जितना मैंने तुम्हें सहते हुए देखा है, आगे आवेग के मारे कुछ बोल नहीं पाया। यह भी स्पष्ट था कि मानसिक तैयारी के कितने वहापोह एवं तनाव के बाद वह इस नाटकीय समक्षता के लिए प्रस्तुत हुआ था। बेचारे के पास सधी अभिव्यक्ति भी नहीं थी। सुलहर फ्लैट थी। बालाघाट या तो थे नहीं या गलत जगह थे, बस थरथराती हुई भावना थी। मुझे उस दिन चैन मिलेगा जब तुम्हारा ब्याह होगा, और यह मैं दद्दा व भैया की तरह किसी भी अपवाद के डर से नहीं कह रहा हूँ। किशोर आते ही 2 दिन से हर्ष को देखने के लिए व्यग्र था। तीसरे दिन जब वो ऐतिहासिक भेंट हुई तो वर्षा मौजूद नहीं। हेमलता ने बाद में स्निग्ध मुस्कान से बताया, दीदी, तुम्हारे लाडले भैया बोले राजहंसिनी मोती के अलावा और क्या चुगेगी। वर्षा ने हल्की मुस्कान से सोचा, बेचारे किशोर को बिजली उपकरणों के कारण कालिदास ग्रंथावली के गहन अध्ययन का मौका नहीं मिला। महानदी सागर को छोड़कर और कहाँ समा सकती है, यह उपमा बेहतर होती। आज एक और बात उल्टी थी। अभी तक वर्षा किशोर का हाथ थामती आई थी, पर इस समय किशोर ने उसका हाथ थाम रखा था। किशोर की ऐसी भूमिका अदा करने से एक पल को वर्षा आचकचा गई। फिर धीरे धीरे गिने चुने शब्दों में मुक्ति की समस्या के बारे में बताया। अपने आत्मसम्मान के कारण हर्ष अनिश्चय के बीच ब्याह नहीं करना चाहते। जैसे ही फिल्म पूरी होगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे मन का चैन जुटा दूंगी। किशोर ने भरे भरे भाव से वैसे ही उसका सिर हिलाया जैसे वर्षा सहलाती थी। अंदरूनी मध्य स्मित के साथ वर्षा ने सोचा, किशोर अब सचमुच बड़ा हो गया है। अगर वर्षा विश्लेषण करे तो हर्ष के बाद किसी पुरुष से दूसरा दृढ़तम संबंध किशोर के साथ होगा, पर हर्ष की तुलना में उसे किशोर के साथ अपने वयस्क जीवन का शायद 10% समय बिताया होगा। भाई बहन के संबंध की यह कैसी नियति है, उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। तुम मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी, किशोर बोला। अब तुम उसी राजकुमारी की तरह रोती रहती हो जो घर के लोग मोती चुनने में लगे हुए हैं। तुम अपनी मेहनत की कमाई के इतने पैसे भाभी को दे रही हो। किशोर की दुकान वर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वर्षा के प्रारंभिक मदद से ही खुली थी, पर वह पूरा हिसाब रख रहा था और साल खत्म होते ही लाभ के प्रतिशत के साथ ब्याज का चेक वर्षा को भेजा था। वर्षा ने मैं तुमसे ब्याज लूंगी डांट के साथ चेक वापस भेज दिया था। अब वह वर्षा को कानूनी तौर पर भागीदार बनाने की कार्रवाई कर रहा था। सुल्तानगंज का मकान तो अब किशोर का हो गया था। का गिला करते हुए भाभी ने खासा भौड़ा अप्रत्यक्ष संकेत किया था कि उनके बड़े बेटे को साझेदार बना लिया जाए। इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए किशोर ने विवश संदेशवाहक झिल्ली को सुना दिया था, बिट्टन बड़ा होकर दुकान में काम करने लगे तो उसका 10-15% हिस्सा जरूर होगा। इससे पहले कैसे हो सकता है? भैया पहले दद्दा के साथ मिलकर घर चलाते थे, अब मैं अकेले चला रहा हूँ। सिलबिल के अनुमान से भाभी को ऐसी ही उम्मीद थी। उन्होंने तो तुम्हें कभी फूटे आंखों भी नहीं देखा। ऐसा नहीं कहते किशोर, वर्षा ने ठंडी सांस लेकर कहा। भैया ने परिवार के लिए बहुत किया है। ब्याह से पहले वे अपने लिए सिर्फ 50 रुपये रखते थे, बाकी सारी तनख्वाह दद्दा के हवाले कर देते थे। दद्दा के पास मैंने 2 से ज़्यादा धोती कुर्ते कभी नहीं देखे। टोपी फटती रहती और वे जहाँ तहाँ सिले जाते थे। 2 चुटकी तंबाकू के अलावा उनका कोई शौक नहीं था, और उनका 2 जून का खाना मैं कभी भूल नहीं पाती। मैं 6-7 साल की थी, रोटी बेलना सीख रही थी। दद्दा ने थोड़ी सी दाल और मांगी। अम्मा ने बटलोई देखते हुए कहा, बस इतनी ही बची है, अभी सब बच्चों को खाना है। दद्दा हाँ हाँ करके साथ जल्दी जल्दी नमक से सूखे चावल खाकर उठ गए। उनके चेहरे पर इस बात की शर्मिंदगी थी कि स्वामी ने 2 चमचे दाल और मांग ली थी। वर्षा की आंख में पहले 2 आंसू बहे, फिर वह फपक कर रो उठी। सामने उसका विपुल वैभव बिखरा था। अलमारी में 15-20 हजार के बंडल पड़े ही रहते थे। बैंक के लॉकर में पर्याप्त आभूषण थे। नवीन मामा की सलाह पर उसने 5 कंपनियों की बड़ी बड़ी संख्या में शेयरें खरीद रखे थे। रोहन की एक कंपनी में वह 25% की साझेदार थी। पनवेल के पास 5 एकड़ का फॉर्म खरीदने की कानूनी कार्रवाई चल रही थी। हाल में ही किस्तों पर आधे भुगतान की सुविधा के साथ बंगला लेने की बात उठी थी, मगर बचपन के गहन ब्लैक पीरियड के छाले मिट नहीं पाए। वह चाहे कितने ही भव्य बंगले में रहने लगे, चमन सुल्तानगंज की त्रासद स्मृतियों और अतृप्त आकांक्षाओं का कोल्ड स्टोरेज उसकी ऐश्वर्यशाली जीवन शैली पे हमेशा भारी पड़ेगा। दीदी, दरवाजे पे आ गई हेमलता का बेहल स्वर सुनाई दिया। लिविंग रूम में बैठी हेमलता वर्षा की रुलाई सुनकर सकपका गई। गलियारे में आकर 2 पल खड़ी रही। मंजली ननद के प्रति हेमलता की सच्ची लॉयल्टी थी। ब्याह से पहले उसके अवलोकनार्थ आने पर वर्षा का मृदु व्यवहार उसने देखा था। ब्याह के बाद चमन सुल्तानगंज का बारीक पर्यवेक्षण करते हुए अपने पति के समृद्धि का कारण पहचाना था। फिर इतने दिन सिल्वर सैंड में रहते हुए वर्षा के स्नेह की परख के बीच उसकी यह धारणा बलवती हो गई थी कि ऐसी ननद 7 जन्मों के पुण्य से ही मिलती है। तुमने जीजी से क्या कह दिया? हेमलता ने किशोर की ओर देखा। पति के साथ शायद उसने पहली बार आरोप के ऐसे स्वर में बात की होगी। वर्षा ने भीगी आंखों से इनकार में यूं सिर हिलाते हुए हाथ बढ़ाया और हेमलता को अपने पास बिठा लिया। जिस तरह दूसरे लोग नर्क हैं, उसी तरह परिवार अनिवार्य यंत्रणा है और पारिवारिक रिश्ते हमेशा चलने वाला महाभारत जिसमें हार जीत नहीं होती, उसने आंसू पोंछते हुए सोचा। किशोर की घोषणा के बाद महादेव भाई चुप रहे, पर मोहिनी भाभी के चेहरे पर शक्ति आ गई। छोटा भाई बड़ी बहन का कन्यादान देता है? गायत्री ने मुस्कान के साथ स्थिति संभाली। समय के अनुसार विधि विधान भी बदलते हैं, पिता बोले। अगर बड़ी बहन के कुंवारे रहते हुए छोटा भाई और छोटी बहन का लगन हो सकता है तो शादीशुदा छोटा भाई बड़ी बहन का कन्यादान क्यों नहीं कर सकता? कवि कुलगुरु ने कहा है कि पुराने होने से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती, न नई होने से बुरी होती।
होती है। ज्ञानी जन दोनों को परखते हैं और श्रेष्ठ को अपनाते हैं। शंकर और जनक के धनुष जैसे दृढ़ पिता की कर्मकांडी मान्यताएं अचानक फ्लेक्सिबल होने लगी। वर्षा ने कौतुक के साथ सोचा, क्या यार मानो के मजार पे जलने वाले दिल की क्षमा का प्रताप नहीं। आज यहीं तक, अगले अंक की कथा आगे सुनेंगे। देखते हैं वर्षा का विवाह होता है या नहीं। बाय।